हेलो एवरीवन। मैं कविता कुसुम अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आता है एजुकेशनल रिसर्च। उसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रिसर्च होता क्या है, रिसर्च किससे कहते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक रिसर्च की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाएँ। और अगर आप जानना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की सिलेबस क्या है, ये जिससे नेट क्या होता है, कब करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके क्या पैटर्न्स हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट्स के क्या, ऑल अबाउट यूजीसी नेट। अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। प्लीज़ आप स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च क्या है, किससे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च दो शब्दों के मिलने से बना, री प्लस सर्च। री मीन्स होता है दोबारा और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, कुछ ढूंढना। ओके, तो दोबारा ढूंढना, बार बार ढूंढना, किसी भी चीज को बार बार ढूंढना, वो रिसर्च हुआ, उसकी मीनिंग हुई, रिसर्च की जो मीनिंग हुई। लेकिन कुछ भी नहीं ढूंढना, वो ढूंढना एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड में होना चाहिए, वो एक रूल को फॉलो करे और उस सर्चिंग के जो आउटपुट हो वो स्पेसिफिक हो, कोई एमफुल हो, उससे कोई पर्पजफुल हो, वो उससे जो है कुछ बेनिफिट्स मिले, कुछ न्यू थिंग्स प्राप्त हो, या जो पहले के कुछ एग्जिस्टिंग हैं उसको न्यू तरह से एक्सपेंड करे, न्यू तरह से प्रेजेंट करे, तो वो रिसर्च कहलाता है। रिसर्च क्या है? रिसर्च की मीनिंग है कि द वर्ड रिसर्च कंप्राइज ऑफ री एंड सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodologies and understanding. मीन्स क्या, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च मीन्स हुआ री प्लस सर्च, बार बार सर्चिंग, लेकिन वो एक टर्म और कंडीशन को फॉलो करती है, उसके कुछ ऑर्डर्ड होते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे से होते हैं, उसकी एक मैथोलॉजी होती है, उसकी एक मैथोलॉजी होती है और वो या तो न्यू थिंग्स फाइंड करे या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक न्यू और क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करे, तो वो क्या कहलाता है? वो रिसर्च होता है। स्टूडेंट्स, अब हम रिसर्च की विशेषताएं को समझते हैं कि एक रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारी रिसर्च की विशेषताएं हैं। एट फर्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिप्रेजेंट करना। इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स जो रिसर्चर है, जो सब्जेक्ट है, उसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, उसमें उसकी कोई ओपिनियन नहीं होती है, उसमें उसका कोई पक्ष नहीं होता, जो जैसा है उसके नेचुरल वे में उसको प्रेजेंट कर देना, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। और क्वांटिटेटिव रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी एक खास विशेषता होती है। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जैसे कि केस स्टडी है, इथनोग्राफी है, इसमें सब्जेक्टिविटी ही होती है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी ही होती है। इसमें जो चीजें हैं उसको उसके नेचुरल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक रिसर्च की
बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता ये होती है कि जो चीज है उसको वो हर हाल में वही रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके 80 मार्क्स आते हैं। उसी टेस्ट को, आपके पेपर को कोई और टीचर चेक करता है, उसमें वो भी आपको 80 मार्क्स देते हैं। उसी टेस्ट पेपर को आपके कोई और टीचर 2 दिन बाद टेस्ट चेक करते हैं तो भी आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। 6 मंथ बाद करते हैं तो भी आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। इट मीन्स आपके टेस्ट पेपर को कोई भी कर ले और कभी भी कर ले, आपके मार्क्स सेम रहते हैं। तो ये होती है रिलायबिलिटी। और ये रिसर्च की एक खास विशेषता है कि रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी ही चाहिए। उसको कभी भी कोई भी चेक कर ले, उसमें वो गुण होना ही चाहिए, तो वो उसकी विश्वसनीयता होती है। थर्ड है आपका जनरलिटी। जनरलिटी क्या होती है? मीन्स सामान्यता। सामान्यता कहते हैं कि मान लेते हैं कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च में क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसको फिर सबके लिए उसको जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल रूल दिए न्यूटन्स ने, उन्होंने देखा कि एप्पल गिरा और क्यों गिरा, क्या हुआ, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जो कि सबके लिए है। ये नहीं कि उस सिर्फ एप्पल के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए है, ये नहीं कि जहां पर गिरा बस उसके लिए है। ये हर जगह जनरलाइज्ड हुआ कि कहीं भी अगर ऊपर हम कुछ फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ये एक जनरलिटी हो गई, एक सामान्य हो गई कि ये हर जगह सामान्य, सबके लिए है, जनरल है। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के लिए ये लागू नहीं होती है। अगर हम कोई रिसर्च करते हैं और उसके कंक्लूजन को निकालते हैं तो वो कंक्लूजन जो है वो सबके लिए जनरल हो जाती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। लेकिन उसकी टर्म कंडीशन ये होती है कि वो भी सेम सिचुएशन को फॉलो करे। जो सिचुएशन में वो रिसर्च की गई है, अगर वो टर्म कंडीशन सेम होती है तो वो उसके लिए जनरलाइज्ड होगी, उस पर भी वही रूल लागू होगी। ये रिसर्च की एक खास विशेषता है। ये नहीं कि जो रिसर्च किया गया बस वहीं पर है रहेगा। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक होती है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी है, इथनोग्राफी है, जो कि अगर रिसर्च की गई है तो वो वहां के लिए स्पेसिफिक होती है, पार्टिकुलर होती है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके लिए जो बना है उसी के लिए बना है, किसी और पे उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। ये हुई जनरलिटी। फोर्थ इसके जो विशेषताएं है वो है सिस्टमेटाइजेशन, मतलब क्रमबद्धता। रिसर्च में एक क्रमबद्धता होती है, ये एक सिस्टम से, एक ऑर्डर में चलता है। और ये भी एक खास विशेषता है। जैसे कि हम कोई रिसर्च करते हैं, सबसे पहले एक टाइटल लेते हैं, टॉपिक लेते हैं, उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या हम रिसर्च करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसमें उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर हम डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसको एनालाइज्ड करते हैं, फिर टैबुलेशन करते हैं, उसके बाद उसको कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसको फिर हम जनरलाइज्ड करते हैं। तो एक सिस्टम में चलती है। ये नहीं कि एक को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये एक सिस्टम में चलती है और लास्ट में रिसर्च तक जाके वो उसको जनरलाइज्ड करते हैं। तो ये रिसर्च जो है एक सिस्टम में चलता है, एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है और रिजल्ट तक जाती है। तो ये भी एक इसकी खास विशेषता है। फिफ्थ जो इसका कैरेक्टर है वो है साइक्लिक। ये साइक्लिक होती है। साइक्लिक मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप रिजल्ट तक तो हम पहुंच गए, रिजल्ट तक पहुंच गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रिजल्ट जो दिए उसमें कोई और क्वेश्चन उठा सकता है कि अगर आप कोई कंक्लूजन निकाले हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो वो, क्योंकि रिसर्च की जो डेफिनेशन ही है कि बार बार सर्च करना, तो जो आप कंक्लूजन निकाले वो फाइनल नहीं हुई, आप उसको निकाले, ये सही हो गई,
लेकिन कोई और उसमें क्वेश्चन उठा सकता है, उसको कोई डाउट हुआ या मतलब कि जो एग्जिस्ट थिंग है उसको फिर एक्सपेंड करते हैं, उसको फिर न्यू तरह से क्रिएटिव वे में उसको फिर एक्सपेंड करते हैं, उसमें नया कुछ ऐड होते जाता है, तभी तो रिसर्च होते रहती है। तो ये एक साइक्लिक वे में होती है, एक इंड किया फिर उससे कई और क्वेश्चन उठते हैं, फिर उसको साइक्लिक वे में ये चलती रहती है। तो रिसर्च एक साइक्लिक वे में चलती है, ये साइक्लिक होती है। सिक्स जो इसके कैरेक्टर हैं वो है लॉजिकल। रिसर्च जो है वो लॉजिकल होता है, लॉजिक से चलती है, और लॉजिक जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के हैं। एक होता है आपका डिडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। डिडक्शन मीन्स निगमन और इंडक्शन मीन्स आगमन। जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें इंडक्शन होता है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें रिडक्शन होता है। तो ये भी इसकी एक खास विशेषताएं हैं। 7th कैरेक्टर है आपका वैलिडिटी, स्थिरता। स्थिरता क्या होती है कि जो टेस्ट या जो टूल किसी पक्ष को करने के लिए बनी है वो उसी का मापन करे। मान लीजिए कोई टूल किसी को मीजर कर रही है तो वो उसी को मीजर करे। जैसे कि आप अगर किसी का मीजरमेंट, मान लीजिए किसी की आप लेंथ माप रहे हैं, लेंथ को आपको मीजर करना है तो उसको आप केजी के टूल्स से नहीं कर सकते हैं। ये हुई वैलिडिटी। जैसे कि आप आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो जिस आईडी के लिए जो पासवर्ड बनी हुई है वो उसी से अपॉइंट होती है। आपको अगर 1 भी रॉन्ग नंबर आपका जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो जो जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी के लिए ही रहेगी। जैसे आप मान लीजिए कि साइंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको मैथ का क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा? वैलिड होगी? नहीं होगी। मान लीजिए कि आप साइंस में फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए तो क्या वो वैलिड होगी? नहीं होगी। तो जिस पक्ष को रखने के लिए जिसको बनाया गया है वो उसी को माप करे तो वो वैलिडिटी होती है। तो ये भी इसकी एक खास विशेषताएं होती है। 8 है आपका वेरिफिकेशन, सत्यापनता। तो रिसर्च को वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सत्यापनशीलता, इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रिसर्च किए और जो निष्कर्ष निकाले उस पर कोई भी कभी भी उसको क्वेश्चन कर सकता है और उसकी सत्यापनता की, उसकी वेरिफिकेशन की जांच कर सकता है, ये सच में है या नहीं है। तो ये इसकी खास विशेषता ये भी है। 9th है एक्यूरेसी, मतलब इसको शुद्ध होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। 10th है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है? भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करने की योग्यता होनी चाहिए। एक रिसर्च में भविष्यवाणी करने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी इसकी खास विशेषताएं हैं। जैसे कि हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं रिसर्च का, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, तो एक उसमें भविष्यवाणी होती है कि ये ऐसा भविष्य में अगर ये हुआ तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट पर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होगा, उसका रिसर्च को निकाले तो हम ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी का भविष्यवाणी का इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हो सकता है कि सोशल इंटेलिजेंसी का भी पड़े। तो इस तरह से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को अगर हम बूस्ट करें तो इस पर इसका क्या इफेक्ट, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। या मान लीजिए कि कहीं पर पढ़े लिखे लोगों का हम एक ये बनाते हैं, रिसर्च करते हैं कि अगर मदर फादर ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो उसके बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अनइलिटरेट हैं, कम है, कुछ भी हैं, तो उसका जो है कम होता है। इस पे हम रिसर्च करके एक कंक्लूजन निकाले कि ऐसा है कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उसके बच्चे ज़्यादा सक्सेस हैं। तो इस बेस पे हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स को
पेरेंट्स को भी अगर हम एजुकेशन दें तो अच्छे रिजल्ट होंगे। इस तरह से रिसर्च का जो कंक्लूजन आता है उससे हम एक नया भविष्यवाणी करते हैं और फिर उसके हिसाब से फिर उसको भी रिसर्च करते हैं कि इसको करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट 11th काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिसर्च में काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम जो भी इफेक्ट देख रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। कोई भी इफेक्ट बिना कारण के नहीं होता है। इसका ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इफेक्ट है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई काउज अवश्य ही होगी। जैसे कि आज के डेट में अभी से कुछ दिन पहले याद कीजिए कि जब हम मार्केट जाते थे कुछ भी लेने के लिए तो हमें डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट ये सब बहुत मुश्किल होता था। बहुत लोग समझते भी नहीं थे, साफ इनकार कर देते थे कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं चलाते, हमें तो कैश ही चाहिए। लेकिन आज के डेट में आज अगर आप मार्केट जाओ तो बहुत कम ही होंगे जो जिसके पास भी कैश होंगे। हर किसी के पास आपके पे फ़ोन, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो भी है। तो ये इफ़ेक्ट जो है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा सोचा गया कि अब डिजिटल मनी को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, उसी को ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो आज के डेट में उसका इफ़ेक्ट मिल रहा है हमें। तो हर इफ़ेक्ट के पीछे कोई ना कोई काउज अवश्य ही होती है। ये रिसर्च की एक खास विशेषता है कि अगर आज कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या काउज थी उसको हम सर्च करते हैं, तो वो रिसर्च हुआ। और ये हम भविष्यवाणी के रूप में भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और जो कुछ घटना घट गई केस स्टडी या किसी पर भी कर सकते हैं। तो लेकिन कोई भी बिहेव है, कोई भी एटीट्यूड है, कुछ भी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई काउज अवश्य है जिसको कि हम सर्च करते हैं और वो रिसर्च बन जाता है। लास्ट है आपका बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। रिसर्च जो है साइंटिफिक अप्रोच पे चलती है। इट मीन्स क्या हुआ कि रिसर्च वैज्ञानिक पद्धति पे चलती है। मतलब रिसर्च जो है चाहे वो साइंटिफिक बेसिक रिसर्च हो, बेसिक साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, या सोशल साइंस हो जैसे हिस्ट्री, एजुकेशन, कोई भी रिसर्च हो, वो बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच पर ही चलती है। तो ये आपके सारे रिसर्च के विशेषताएं हैं। अगर आपको इसमें कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।